हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन ने मोनो पार्क और उसकी बाकी गैंग के मेंबर्स को पीट दिया था और अब बारी थी सप्लायर को ढूंढने की। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग सामने लगा दरवाजा तोड़ता है और सारी टीम अंदर आ जाती है सप्लायर को ढूंढने के लिए। लेकिन वो लोग हैरान तब हो जाते हैं जब सामने बिल्कुल अंधेरा होता है, रूम में कोई भी नहीं है, इन्हें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा। गियोल चिल्ला रही है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, किसने मेरे पैर को पकड़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से लाइट ऑन होती है, गियोल को एक गुंडे ने पकड़ रखा होता है। तब ये चिल्लाती है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरी परमिशन के बिना मुझे उठाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वो गुंडा कहता है कि तुम्हारी भी हमारी परमिशन के बिना हमें फिल्म करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी होबिन कहता है कि ओ तो तुम लोग हो जो सप्लायर के लिए काम करते हो और हम तुम्हें फिल्म ना कर पाए, लाइव स्ट्रीम ना कर पाए, इसीलिए तुमने अंधेरा कर दिया था। तभी यहाँ पर एक और दूसरा गुंडा आ जाता है जो कहता है कि ऑफ कोर्स हमने ऐसा ही किया है, तुम लोग हमें दुनिया के सामने एक्सपोज कर देते तो हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती, वैसे भी हम अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए अच्छा होगा कि ये कैमरा बंद रहे। तभी होबिन कहता है कि चाहे जो भी हो तुम लोग आज वैसे भी अरेस्ट होने वाले हो। होबिन आगे बढ़ता है और लड़ने के लिए और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों पर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, जाओ जल्दी से अपने बॉस को बुला कर लाओ। तभी वो गुंडा कहता है कि तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, अगर तुम में मैनर्स नहीं है तब भी मेरे सामने संभल कर बात करना, समझे। तब होबिन कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे तुमसे कोई भी बिजनेस नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हाँ, ताइहुन को तुमसे कुछ बिजनेस है। ताइहुन सियोंग से मारने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। तब ताइहुन कहता है कि बस करो होबिन, जाओ तुम सप्लायर को ढूंढो। होबिन आगे के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चिल्लाता है, ताइहुन यहाँ पर देखो, एक और है जो मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया है, ये तो होबिन से साइज में डबल होता है। तभी बीच में यूनो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि होबिन तुम यहाँ से जाओ, सप्लायर को ढूंढो, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी वो गुंडा कहता है कि तुम लोगों ने अपना साइज देखा है, तुम लोग मुझ पर एक उंगली भी नहीं लगा सकते, मैं अपने एक फिंगर से ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ और तुम मुझे मारने के सपने देख रहे हो। हाँ, तभी हम देखते हैं कि होबिन आगे बढ़ता है और कहता है कि यूनू तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इसे मुझे ही खत्म करना होगा, तुम पीछे हट जाओ। ये रियल टाइप गैंग के गुंडे हैं जो किसी को भी मारने के लिए जीते हैं, तुम इनका कुछ भी नहीं कर पाओगे। फाइट शुरू हो जाती है। उधर हम देखते हैं जो गुंडा ताइहुन से लड़ रहा होता है वो कहता है कि तुम वही हो ना जिसने अपने पैरों से इंटरनेशनल गैंग के कई सारे लोगों को मारा था, बस फिर तो पाइप तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे उसी का यूज़ करना होगा। और उसके बाद दूसरा गुंडा जो होबिन से लड़ रहा है वो कहता है कि हाँ होबिन, यू तुमने कुछ ज़्यादा ही स्टोरी मार्केट में फैला रखी है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। होबिन भी इससे लड़ना शुरू कर देता है और मन में सोच रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये साइज़ में इतना बड़ा होगा, ये तो मुझसे बिल्कुल डबल है, और जबकि मैं इससे लड़ रहा हूँ तो इस पर मेरे पंचेस बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ है, वो है प्रेशर पॉइंट, उनका एक अलग ही खेल होता है जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि किस तरह से इसे हराना है। और होबिन इसे मारना शुरू कर देता है, प्रेशर पॉइंट पर ये वार करता है। ये सबसे पहले इस आदमी की नाक पर मारता है, उसके बाद ये मुंह थाई स्ट्राइक करता है इसके हेड पर, जिससे इसकी हालत ख़राब हो जाती है, ये ज़मीन पर गिर जाता है। होबिन कहता है कि इस तरह से हम किसी भी ओपोनेंट को हरा सकते हैं, चाहे वो साइज में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडा उठता है, होबिन के ऊपर बैठ जाता है, उस पर एक के बाद एक पंचेस मारता है। होबिन की हालत ख़राब होने लगती है। एक वक्त को तो ऐसा लगता है कि होबिन हार जाएगा, जिस पर गियोल लहन चिल्लाती है कि यूनू तुम ऐसे ही खड़े क्यों हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि होबिन परेशानी में है, बस तुम बड़बड़ ही करते रहते हो, क्या कुछ करोगे या नहीं, जाओ उसे बचाओ। यूनू इसको बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी बीच में होबिन इसे रोकता और कहता है कि यहाँ पर आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वहीं पर रुक जाओ, मैंने कहा ना तुम इसे संभाल नहीं पाओगे, और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं इसे अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। हम देखते हैं कि ये इस ओपोनेंट के हाथ को बुरी तरह से ट्विस्ट कर रहा है और कहता है कि तुम्हें पता है ये जो छोटे गाय होते हैं वो बड़े आदमियों के सामने और भी ज़्यादा वर्सेटाइल होकर काम कर सकते हैं। ये ट्रायंगुलर चोक लगा रहा था जो कि इसने मांगी हवांग के साथ प्रैक्टिस करते हुए सीखा था। उधर हम देखते हैं ताइहुन सियोंग भी अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से मार रहा था, वो भी परेशान हो रहा है। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत ही ओल्ड हो चुके हो, ओल्ड मैन, इतनी जल्दी भी मत थक जाओ।
उधर हम देखते हैं कि वो गुंडा सोच रहा है कि पाइप तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही मिस जज कर लिया, मुझे लोहे का यूज़ करना होगा। ये एक और रोड लेकर आ जाता है और कहता है कि लगता है सबसे पहले तेरे इन पैरों को ही तोड़ना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये इस लोहे की रोड से ताइहुन सियोंग के पैर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात तो यह है कि वो रोड भी मुड़ जाती है और ताइहुन सियोंग अभी भी सीधे खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है उस न्यू इंटरनेशनल गैंग के बाकी मेंबर्स ने भी मुझ पर ऐसे ही वार करने की कोशिश की थी। उसके बाद हम देखते हैं गियोल हैन को, जिसने एक गुंडे को पीट दिया है, लेकिन इसी बीच में उसका फ़ोन भी टूट चुका है, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रही। तभी बीच में आवाज़ आती है कि ओह, लगता है मेरे आदमी यहाँ पर इनफ नहीं है, बाहर तो कुछ ज़्यादा ही नॉइस हो रही है, मुझे खुद ही चेक करना होगा। इसका मतलब ये था कि रियल सप्लायर बाहर आ रहा था जो ये सारी डीलिंग कर रहा है और कहता है कि लगता है मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। तो फाइनली तुम लोगों का चांस आ ही गया मुझसे मिलने का। वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है, सारी होबिन्यू कंपनी इसे देखती है, बट वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये आदमी कोई और ही है, ये जिनहो ली नहीं होता। दोनों कहता है कि ओह डैम इट, ये तो जिनहो ली नहीं है, अब हम क्या करेंगे। उधर ताइहुन सियोंग कहता है कि तुम लोगों ने क्या सोच लिया था कि वो इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। तब होबिन सोच रहा है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, ये जिनहो ली नहीं है, इसे तो जिनहो ही होना चाहिए था। वैसे भी मेरे पास कोई लीड नहीं थी और अब मुझे मुश्किल से एक सबूत मिला था उसके खिलाफ, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आया। मैं यूनू से मिला, वो जिन्हों को ढूंढना चाहता था, फिर उसने चैनल शुरू किया, उसे एक रिक्वेस्ट मिली, वो अंडर कवर गया, उसने मेरे लिए सारे काम किए, हम यहाँ पर आ गए लड़ने के लिए ताकि हम जिन्हो ली को ढूंढ सके, लेकिन ये सब किसी काम नहीं आया। मैं तो उसी जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ से शुरू किया था मैंने। वो जिन्हो ली कहाँ पर है। इसी बीच में यूनू चिल्लाता है कि होबिन हम अभी भी नहीं आ रहे हैं, ये जिनहो ली का राइट हैंड मैन है जिसका नाम है गुनताई मुन, हम इससे भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वैसे इसके हेयर स्टाइल से मैं इसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मैंने इसे पहचान लिया है क्योंकि इसके चाकू का स्टाइल बिल्कुल वही है। ये वो है जिसने इस गैंग को, इंटरनेशनल गैंग को शुरुआत से शुरू किया है, ये उसकी हायरार्की का एक हिस्सा है। इसी ने जिन्हो ली की हेल्प की है उसे बॉटम से उठाने के लिए। उसके अलावा ये आदमी उसके कई सारे बार उसके इनलीगल बिजनेस चलाता है। जब होबिन्यू कंपनी ने इंटरनेशनल गैंग से लड़ाई की थी तब भी आदमी वहाँ पर नहीं था, इसके साथी भी नहीं थे क्योंकि ये किसी बिजनेस पर्पज से बाहर गया था। और उसके अलावा पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये छुप गया था जब जिन्हो ली के बारे में इसे पता चला था। तुम्हें पता है मैंने इसे कैसे पहचाना, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन है जो इसे दूसरों से अलग करती है, ये इस डैगर का यूज़ करता है जो जिन्होंने इसे दी है। बाकी गैंगस्टर की तरह वो चाकू यूज़ नहीं करता जो कॉमन है। यूनू ने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी, न्यू इंटरनेशनल गैंग के बारे में, और उसे सब कुछ पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी जो नया है गुनताई मुन आया है लड़ने के लिए, वो यूनू पर वार करता है चाकू से, लेकिन बीच में आ जाता है होबिन जो अपने हैंड्स को बीच में लाकर इसके अटैक को रोक लेता है। यूनू हैरान रह जाता है कि मुझे तो बस चोट लगने ही वाली थी। तब होबिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारा इशारा यूनू, हमारे पास अभी भी एक ऑप्शन है, हम इससे जिन्हो ली के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, तो बस यही करना है, मुझे इस गाय को हराना है। तभी हम देखते हैं कि वो गुनताई कहता है कि बच्चे तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा देगा जिसके पास एक वेपन भी नहीं है, हाँ। तब होबिन कहता है कि हाँ, आज मैं दिखाने वाला हूँ सबको कि किस तरह से ऐसे ओपोनेंट से लड़ते हैं जिसके हाथ में एक नाइफ हो। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होबिन अपने मास्टर यानी कि सैमडेक से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे सिखाइए कि एक नाइफ वाले ओपोनेंट्स के खिलाफ कैसे लड़ना है। तब सैमडेक कहते हैं कि क्या, जिसके हाथ में नाइफ हो। तब होबिन बताता है कि हाँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल गैंग बहुत ही खतरनाक है, वो सारे गैंगस्टर हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी के पास नाइफ भी हो जो मुझे मारने के लिए आए, फिर मैं क्या करूँगा। तब सैमडेक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो इंटरनेशनल गैंग वो प्योरली गैंगस्टर्स हैं, उनके पास इस तरह के हथियार भी हो सकते हैं और शायद कभी ऐसा मौका भी आएगा जब तुम्हें नाइफ का सामना करना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन पहले ये बताओ कि अगर किसी के हाथ में नाइफ हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह से उसे फेस करोगे। तब होबिन कहता है कि मुझे उसे सावधानी से हराना होगा। तब
ये सैमडेक कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम अपनी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को ही यूज करके इससे जीत सकते हो, क्योंकि कोई भी ओपोनेंट जिसके हाथ में नाइफ हो तुम उस पर अटैक करने की सोच भी नहीं सकते, तुम उसे हरा नहीं पाओगे इस तरह से, तुम्हें यही करना है। तुम आगे बढ़कर, झुककर, घूमकर किसी भी तरह से उसे मार नहीं सकते, क्योंकि एक बार नाइफ से उसने तुम्हें चोट पहुंचा दी तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर, और हो सकता है कि तुम मारे भी जा सकते हो सकता है कि मैं और मेरे दोस्त किसी नाइफ के सामने जीत भी जाए, लेकिन तुम जैसे मैच्योर फाइटर जिन्होंने शुरुआत से सीखा है वो एक नाइफ के सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है एक बार ये टेस्ट भी किया गया था कि कई सारी मार्शल आर्ट जिनके खिलाफ एक ऐसा ओपोनेंट हो जिसके हाथ में नाइफ हो, तब रिजल्ट यही निकला कि सभी लोग हार गए थे। वो एक नाइफ के सामने एकदम मैच्योर लगे थे। बीजेजे जो कि रियल लाइफ फाइट्स में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स है, लेकिन वो भी इसके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि जब भी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पास आ गया उसी वक्त वो तुम्हें चाकू से मार कर ख़त्म कर सकता है। तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? तुम्हें किसी भी तरह से नाइफ से दूर रहना है, और अगर तुम फिर भी ये ऑप्शन रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो बस एक ही तरीका है जिससे कि तुम जीत सकते हो, वो है क्रूड टैक्टिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन जो यहाँ पर लड़ रहा था गुन तैमुन से, वो अपनी बेल्ट निकालता है और इसकी नोज पर वार करता है। सो बेसिकली तो यही वो मूव थी जो सैमडेक ने इसे सिखाई थी। अगर ये किसी भी ऐसे ओपोनेंट के पास जाएगा जिसके हाथ में चाकू है तो वो इसे आसानी से मार सकता है, लेकिन जबकि वो एक ऐसी चीज़ का यूज़ करेगा जो कि बहुत ही गैप से भी उसे हिट कर सके, तो इसके जीतने के चांस हैं। और सैमडेक ने फ्लैशबैक के एक सीन में इसे ये सब सिखाया है। सैमडेक ने रोप का यूज़ किया था, होबिन इसके पास भी नहीं जा रहा था और इसे काफ़ी सारी चोट भी लग गई थी। आगे सैमडेक कहता है कि देखो एंशिएंट टाइम से ही नाइफ से फाइट होती आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनसे जीत नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग कैसे जीतते होंगे जब रियल फाइट होती होगी? हम देखते हैं कि यहाँ पर दो ओपोनेंट्स दिखाए गए हैं जिसमें एक के हाथ में तलवार है और दूसरे के हाथ में एक बहुत ही बड़ा भाला, जहाँ पर सैमडेक बताता है कि बस एक ही तरीका है जीतने का, तुम्हें अपनी रीच को बढ़ाना होगा ताकि तुम दूर से वार कर सको। तुम्हें बस एक ऐसे वेपन की ज़रूरत है ओबिन जो इस नाइफ से लंबा हो, जिसकी रीच काफ़ी दूर तक हो और तुम दूर से ही वाइडली और नाइसली वार कर सको अपने ओपोनेंट पर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने नाइफ के सामने एक लंबा सा हथियार, चाहे वो कुछ भी हो, वो पा लिया तो तुम्हें किसी भी फैंसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी उस हथियार को ढाल बनाकर उससे वार करना है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह से यूज़ करो, वही वार करेगा। इसी बीच में यूनो गियोल से कहता है कि ये बेल्ट का यूज़ कर रहा है अपने इस ओपोनेंट को हराने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये ऐसा कर पाएगा? अगर गलती से भी एक बार इसका ओपोनेंट इसके पास आ गया तो ये वहीं पर ख़त्म हो सकता है, और सचमुच ऐसा हो भी रहा था। होबिन समझ गया था कि इसने इसके अटैक करने की टाइमिंग को समझ लिया है और ये धीरे धीरे इससे गैप घटाने की कोशिश कर रहा था। तब होबिन कहता है कि मैं इसे इस तरह से नहीं हरा पाऊंगा, बस एक बार अगर ये मेरे पास आ गया तो इसकी रीच मुझ तक आ जाएगी और मैं हार भी सकता हूँ। मुझे इससे अपना ये गैप बढ़ाना होगा, लेकिन फिर भी होबिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये गुन तैमुन होबिन के बिल्कुल क्लोज आता जा रहा था और इसी बीच में ये होबिन की बेल्ट को पकड़कर उसे अपनी नाइफ से काट भी देता है और कहता है कि बस बच्चों का खेल खत्म हो चुका है, तैयार हो जा मरने के लिए। मैं जो चाकू के साथ पैदा हुआ है, तुझे क्या लगता है कि तू अपनी इस फैंसी बेल्ट से मुझे हरा पाएगा? और फिर ये होबिन पर वार करता है। सभी लोग चिल्लाते हैं होबिन, ताइहुन भी चिल्लाता है, लेकिन होबिन को कुछ भी नहीं होता और वो कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। होबिन ने अपने हाथों पर कपड़ा बांध रखा है और इस तरह से वो इस चाकू के वार को रोकने की कोशिश करता है। होबिन बचने के लिए स्टैब प्रूफ वेस्ट का यूज़ कर रहा है। ये एक तरह का कपड़ा जो इसने हाथ पर बांध रखा है। सैमडेक ने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा था और ये भी कहा था, देखो अगर तुम्हारा ओपोनेंट एमेच्योर फाइटर है तो तुम किसी दूसरे वेपन के हिसाब से जीत सकते हो, लेकिन अगर वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर या फिर वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर होगा तो तुम्हें इस तरह का यूज़ करना होगा कि तुम्हारी बॉडी प्रोटेक्ट रह सके। तब होबिन कहता है कि क्या एक कपड़ा मुझे बचा पाएगा नाइफ के अटैक से? तब सैमडेक कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें कट लगेंगे, हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द भी हो। देखो अगर कोई तलवार हो तो ये कपड़ा तुम्हें ज़्यादा देर के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़्यादातर गैंगस्टर एक छोटे नाइफ का यूज़ करते हैं जो बहुत ही शार्प होता है, उससे तुम्हें इतने भी ज़्यादा कट नहीं लगेंगे कि तुम्हें
फाइट करने में कोई परेशानी हो, और ये जो फैब्रिक तुम बांध रहे हो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इससे तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो जरूर बचा लेगा। हम देखते हैं कि गुंता इम्मून बार बार होबिन पर वार कर रहा है। होबिन इसके अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा है। होबिन को इतनी बार चोट लग रही है, उसे हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा है। आखिरकार चाकू के वार से दर्द तो महसूस हो गई ही। तब होबिन ने सैमडेक से पूछा भी था कि इससे क्या फायदा है अगर मैं कपड़ा हाथ में बांध भी लूं, वो मुझे बार बार वार करके एक ऐसी जगह पर तो ले जाएगा जहां पर मुझे वो मार भी सकता है। हो सकता है कि मैं किसी कॉर्नर में पहुंच जाऊं, तो क्या मैं जीत पाऊंगा? तब सैमडेक कहता है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है समझने में, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें स्टिकिंग अटैक पैटर्न का यूज करना है। क्या कहा? किस पैटर्न का? तब आगे सैमडेक बताता है कि देखो, तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर बार बार वार करने की कोशिश कर रहा है। उसने देखा है कि तुम्हारे हाथ पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, वो सबसे पहले उसे ही काट कर तुम्हें फाइनली वार करके मारने की कोशिश करेगा। और जबकि तुम बार बार इसी कपड़े का यूज कर रहे हो बचने के लिए, तो बार बार वो एक ही तरह के अटैक को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा ताकि तुम्हें किसी भी तरह से हरा सके। बस तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है, उसे धोखा देकर इस पोजीशन में पहुंचाना है जहां पर वो अपने नाइफ को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और ऐसा ही हुआ था। गुंता इम्मून बार बार होबिन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। होबिन ने अपने हाथों से अपने पूरे शरीर को प्रोटेक्ट किया हुआ था, और इसी हिसाब से होबिन अचानक से बैठ जाता है और इसका नाइफ वॉल के अंदर घुस जाता है। तब गुंता इम्मून कहता है कि ओह, मैं समझ गया, तुमने मेरे नाइफ को किस तरह से अटैक करने से बचाया है, और हाँ, मैं समझ गया हूँ कि किस तरह से तुमने मेरे बाकी टीम के मेंबर्स को हराया होगा। गुंता इम्मून हैरान है क्योंकि उसका नाइफ वॉल में फंसा हुआ है, वो इसे निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि होबिन मौके का फायदा उठाता है और एक हेडबट मारता है इसे पूरे जोर से, क्योंकि सैमडेक ने कहा था कि यही एक चांस है जहां पर तुम्हें जीतना है, तुम्हें अपनी सबसे खतरनाक मूव को यूज करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि होबिन उछलकर वो 1080 डिग्री वाली टाइकोंडो किक को परफॉर्म करता है और इसे एक ही बारी में खत्म कर देता है, और इससे ये गुंता इम्मून बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ताइहोन सियोंग खुद भी हैरान हो जाता है इस मूव को देखकर। तब होबिन कहता है कि तूने क्या सोचा था कि मैं तुझसे डर गया हूँ? मैं तुझसे एक बार भी नहीं डरा था। और होबिन कहता है कि अरे यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, गाइस जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तब ताइहोन कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? ये इससे है तो हमें जिन्होंली के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। तब यूनो भी चिल्लाता है कि अब हम क्या करेंगे? तब ताइहोन कहता है कि देखो, ये तो बेहोश है, तुम ही बताओ होबिन कि अब हम क्या करेंगे? वैसे भी इसे होश में लाना होगा किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तब ग्योल कहती है कि इसकी उंगलियों को काट देते हैं, तब ये होश में तो जरूर आएगा, तब इससे पूछ लेंगे। इसी बीच में यूनो को इसका फ़ोन मिल जाता है गुंता इम्मून का, जिस पर होबिन कहता है कि गाइस, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन से ज़रूर मिल जाएगी। होबिन फ़ोन को चेक करता है, सबसे पहले ये यूट्यूब करता है, तब बाकी सब इस पर गुस्सा करते हैं। तब होबिन कहता है कि वो बात यह है कि मैं ना इससे यूज टू हो रखा हूँ। उसके बाद वही ऐप जो ड्रग डीलिंग के लिए ये लोग यूज़ कर रहे थे, उस पर एक कॉन्टैक्ट मिलता है जिस पर इस गुंता इम्मून ने लास्ट टाइम बात की थी, जिस पर लिखा होता है मिस्टर ओ। होबिन को लगता है कि ये डोंग सियोक ओ का ही नंबर हो सकता है। होबिन इस पर फ़ोन मिलाता है। तब ग्योल कहते हैं कि तुम क्या बात करोगे? तब होबिन कहता है कि मैं इस गुंता इम्मून को प्रिटेंड करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि यही बोल रहा है। तब यूनो कहता है कि देखो, तुम्हें सावधान रहना होगा। जैसे ही सामने वाला पर्सन फ़ोन उठाता है, होबिन को आवाज़ आती है। वो कह रहा है कि ओह, लगता है तुम मेरी आवाज़ को इतनी जल्दी नहीं भूलोगे। क्या भूल गए होबिन? मैं हूँ। काफ़ी लंबा वक्त हो गया है तुमसे बात किए हुए, लगता है तुमने मुझे पहचान लिया होगा। सामने जिन्होंली खुद ही होता है जो होबिन से बात कर रहा होता है। सो गाइस, फाइनली इस होबिन ने जिन्होली के खिलाफ कुछ तो ढूंढ लिया ही है। अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलता है, बाय बाय।